नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। 10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी पाठ 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द। यह पाठ लिखा है रामनारायण उपाध्याय जी ने। आज यह पाठ हम देखने वाले हैं। डॉक्टर रामनारायण उपाध्याय जी का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। उनका जन्म 1918 खंडवा मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। पंडित रामनारायण उपाध्याय स्वातंत्र्य पूर्व के लघु कथाकार है। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपके व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके प्रमुख कृतियाँ हैं बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें व्यंग्य संग्रह है, मृग के छौने ये निबंध संग्रह है, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया लोक साहित्य है, जिन्हें भूल न सका यह संस्मरण है आदि इनके प्रमुख कृतियाँ प्रकाशित हुई है। इस पाठ के संबंध में लेखक ने कहा है कि लोग यात्रा पर तो जाते हैं अपने किसी आवश्यक काम अथवा घूमने फिरने के उद्देश्य से, पर रेल यात्रा में यात्री का कभी कभी सहयात्रियों का ऐसा व्यवहार देखने में आता है जिससे उसे सिरदर्द हुए बिना नहीं रहता। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने लेखक रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का तात्पर्य है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। तो बच्चों, आज हम यह सफ़र का साथी और सिरदर्द रामनारायण उपाध्याय जी द्वारा लिखित पाठ आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, आप सब अपना पाठ्य पुस्तक लेकर बैठ जाओ, हम यह पाठ देखते हैं। तो इसका मैं प्रकट वचन करती हूँ। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इसी चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं वृक्षों के साथ निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसी की ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाकभौं सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरा के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। तो बच्चों, यही परिचय आज हम देखते हैं। तो बच्चों, लेखक को अकेला यात्रा करने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक कहते हैं कि अकेले यात्रा करने में मज़ा उन्हें इसलिए आता है क्योंकि वे प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते हैं। इसी चलती हुई रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं इन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और दूर है उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में मज़ा आता है। लेखक को अकेले यात्रा करने में मज़ा क्यों आता है? क्योंकि रेल यात्रा करते हुए जब रेल में से चलते हैं हम, तो अपने पैरों के नीचे से कभी कभी पुल के ऊपर से रेल जाती है तो नदी नीचे होती है, तो ऐसे लगता है कि हमारे पैरों के नीचे नदी है।
और लेखक कहते हैं कि उस नदी में कल्पना की डुबकी मैं लगाता हूँ। जो पास लगते हैं उन वृक्षों को निरंतर पीछे छोड़कर मैं जो दूर लगने वाले वृक्षों का साथ निभाने में लेखक को मज़ा आता है। पास आए हुए वृक्ष क्या करते हैं, पीछे छूट जाते हैं, और दूर है वो वृक्ष हमारे पास आते हैं तो लेखक को उनका साथ निभाना बड़ा अच्छा लगता है। यह बात उन्होंने यहाँ पर कही है। नदी में कल्पना में डुबकी लगाकर, कल्पना यानी क्या, कोई नई बात सोचते हैं लेखक, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। लेखक कहते हैं कि यात्रा में कोई ऐसा साथी मिलता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। निगाह चुराना का अर्थ है नज़र की हरकत पर निगरानी रखना। हाँ, वह कहाँ देख रहा है, वह क्या करता है, उसकी नज़र कहाँ पर है, ऐसे कोई यात्री मुझे देख रहा हो ऐसा मुझे हमेशा लगता है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक मुँह सिकोड़ता हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति मेरी हर बात पर, हर निगरानी पर निगाह रख रहा हो। जैसे कि मैं किसकी ओर देख रहा हूँ, मैं किसे एकटक देख रहा हूँ, मैं किसे देखकर नाक मुँह सिकोड़ रहा हूँ। नाक मुँह सिकोड़ना का अर्थ क्या है, अप्रसन्नता दिखाना या घृणा प्रकट करना, या कोई मेरे पास बैठे हुए साथी मुझे देख रहा हो ऐसे लगता है, इसलिए मैं किसी के साथ यात्रा करना नहीं चाहता। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं है, और इसीलिए लेखक अकेले में यात्रा करना चाहते हैं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों के देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। कभी कभी लेखक रेल की खिड़की से बाहर जाकर दूर के दृश्य देखना चाहते हैं, प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं, और जैसे कि सूर्योदय का दृश्य, सूर्यास्त का दृश्य। ऐसे देखते हुए अचानक तभी मेरी दृष्टि क्या होती है, लेखक की दृष्टि तभी उचट कर यानी वहाँ से दूर हटकर किसी वृक्ष की डाली पर बैठे हुए बच्चों की ओर जाती है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे वृक्ष पर चढ़े हो और खेल रहे हैं, उनको देखने के लिए उनकी दृष्टि वहाँ पर उलझती है। और अचानक क्या होता है, गाड़ी तो रुकती नहीं है, गाड़ी तो आगे चलती ही रहती है, और अचानक ऐसे लगता है कि कैमरा हिल गया हो और सारा दृश्य गायब हो जाता है, और लेखक सोचते ही रहते हैं कि आखिर वे क्या देख रहे थे। कभी कभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को देखना चाहती है, निहारना यानी देखना चाहती है, और इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। लेखक नदी के किनारे का सौंदर्य देखना चाहता है, अपनी दृष्टि में लाना चाहता है, और अचानक क्या होता है, एक आध पहाड़ी वहाँ पर आती है, और पहाड़ी के आने से ऐसे लगता है कि जैसे आँख में छोटा सा कंकर गिर गया हो। कंकर यानी छोटा सा पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा चला गया हो और आँख में जलन हो रही है ऐसे लगता है, और वो पहाड़ी के बीच आने से लेखक व नदी के किनारे का सौंदर्य देख नहीं पाते। यह बात लेखक को अच्छी नहीं लगती है और सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कोई दृश्य वे देख नहीं पाते, वो दृश्य उनकी दृष्टि से नष्ट हो जाता है। चौपट होना का अर्थ है नष्ट हो जाना। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत और छोर नापना चाहता है। कभी कभी लेखक कहते हैं कि उनका मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के और छोर नापना चाहता है। और छोर यानी क्या, अनंत का आर पार, और छोर का अर्थ है आर पार नापना चाहते हैं लेखक। और इसी बीच रेल किसी गुफा में चली जाती है, प्रवेश करती है। तब लेखक लाचार होकर अपने मन को समझाकर, मन मारकर सुरंग की उस पतली सी लकीर में से निकालने को बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह पाठ हम समाप्त करते हैं। बच्चों,
अगला पाठ आगे देखेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न मैं देती हूँ, वो प्रश्न आपको हल करने हैं। धन्यवाद बच्चों।